एवरीवन, वेलकम टू यूसीनेट मंत्रा। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। होप करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में हमने रीतिकाल का प्रकरण 3 स्टार्ट किया था, जिसकी हमारी एक क्लास पहले हो चुकी है, बेसिकली पार्ट 1। तो आज हम उसका पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे आज कवियों को, जो कि हमारे मेन कवि इसमें लगे हुए हैं। इम्पोर्टेंट कवियों को डिटेल में देखते हुए चलेंगे और जिनकी रचनाएं हैं उनको हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप नए हो और चैनल पे नए जुड़े हो और पहली बार क्लास देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, एक तरीके से आप जिसने पढ़ा हुआ है वो रिवाइज कर ले, तो आपको नोट्स के फॉर्म में एक तरीके से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैं सारी क्लासेस इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के नाम से। ठीक है, और हमने एक पीवाईक्यू भी सॉल्व किया है, लेटेस्ट वाला, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो उसी पैटर्न के आधार पे। जो हमने भक्ति काल कंप्लीट किया था तो उसके एमसीक्यू सॉल्व किए थे, और आदिकाल कंप्लीट किया है तो उसके। तो आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। मेरे खुद के बनाए हुए एमसीक्यूज है, तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे मिस कर रहे हो। ठीक है, एंड मैंने पूरा कोशिश किया है कि उसी पैटर्न पे बनाऊँ जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, और लेवल उतना ही हाई रखूँ। या तो आप मुझे जब आप सॉल्व करो जाके पेपर, मतलब ये प्रैक्टिस से सॉल्व करो और बताओ कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और अपने स्कोर भी बताना कि टोटल में से कितने आपके सही हो रहे हैं। बाकी आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और बढ़ते हैं अपनी क्लास में, जिससे आज के हम कवियों को देखने वाले हैं। ठीक है, और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। ठीक है, जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। मैं आज आपको बता देती हूँ, जितने मैंने इंपॉर्टेंट राइटर थे वो आपको पिछली क्लास में बता दिए थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और किनको हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इनमें से ही कवियों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमारे हैं वृंद। ये मेड़ता के रहने वाले थे और किशनगढ़ नरेश महाराजा राज सिंह के गुरु थे। सन 1761 में ये शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाके तक गए थे। इनके वंशधर अब तक कृष्णगढ़ में वर्तमान है। इनकी वृंद सतसई संवत 1761, जिसमें नीति के 700 दोहे हैं, बहुत प्रसिद्ध है। खोज में इनके श्रृंगार शिक्षा संवत 1748 और भाव पंचाशिका नाम की 2 रस संबंधी पुस्तकें मिली है, और इनकी ख्याति अधिकतर सूक्तिकार के रूप में है। वृंद सतसई के कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमने जो पिछली क्लास थी, जब कवियों को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक भूमिका टाइप की एक दो दो ढाई पेज की हमें एक मिलती है पैराग्राफ पैराग्राफ में। तो उसमें सुखदेव जी ने बताया था कि किसको उन्होंने सूक्तिकार के रूप में बताया है, किसको उन्हें पद्यकार के रूप में बताया है। ठीक है, तो वो आप क्लास देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी रचना जो है वृंद सतसई, ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये नीति के 700 दोहे हैं इसमें, और श्रृंगार शिक्षा एक और है संवत 1748, और दूसरी है भाव पंचाशिका। ठीक है, और ये दोनों भी रस संबंधी पुस्तकें ही हैं। और इनका ये जो पद है, भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत ना ही जानत, जान परत है काग ऋतु संवत के, मोहि हितकु को कहिए ना, ते ही जो नर होए अबोध, जो नटके को आरसी होत दिखाए क्रोध। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे आलम। आलम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेजिन के नाम के प्रेम में फंसकर पीछे से मुसलमान हो गए थे और उनके साथ विवाह करके रहने लगे थे। आलम को शेख से जहां नामक एक पुत्र भी हुआ। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जब के आश्रय में रहते थे और पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो ये
कोटेशन इम्पोर्टेंट है कि औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जब के आश्रय में रहते थे। अतः आलम का कविता काल संवत 1740 से संवत 1760 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं में एक संग्रह आलम केली नाम से ही आपको पता चल जाएगा, आलम केली के नाम से प्रसिद्ध है, आपने सुना भी होगा पहले। इस पुस्तक में अन्य आय पद्यों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर और उत्कृष्ट पद्य ग्रंथों में संग्रहित मिलते हैं और लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। शेख रंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने के विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी थी, जिसकी कोट से भूल से कागज का एक चिट बंधा चला गया था। उस चिट के दोहे पर यह आधी पंक्ति लिखी थी, कनक चरीसी कामनी काहे को कटी छीन। शेख ने दोहा इस तरह पूरा किया, कटी को कंजन कटी विधि कुचन मध्य धरी दीन। ठीक है, उस चिट को फिर जो की त्यों पगड़ी में कोटी बांधकर लौटा दिया। उसी दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उनके साथ विवाह भी कर लिया था। ये बताया गया है कि उन्होंने उनके मतलब उनसे प्रेम कैसे हुआ, उनसे विवाह कैसे हुआ, उसकी पूरी एक कहानी प्रसिद्ध है, तो वही बताया गया है। बाकी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाली लाइन आलम की है। ठीक है, तो ये आलम की है और ये वाली शेख की है। आगे बढ़ते हैं। आलम गली में बहुत से कवित्व शेख के रचे हुए हैं। आलम के कवित्व में बहुत सी रचना शेख की मानी जाती है, जिसे नीचे लिखे कवित्व में चौथा चरण शेख का बनाया कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये है जो कवित्व है, इसका चौथा चरण मतलब ये शेख का माना जाता है। ठीक है, प्रेम रंग पगे जगमने जगे जामिनी के जोगत की ज्योति जगी जोर उमकत है मदन के माते मतवारे ऐसे झूमत है झुकी झुकी झपी उर्घत है। आलम सो नवल निकाई इस नैनन की पाखुरी पदुम पे भंवर तिलकत है। चाहत है हृदय को देखत मयंक मुख जानत है रेमी ताते ताही में रहत है। तो ये दोनों शेख की पंक्तियां हैं और इतनी आलम की पंक्तियां। ठीक है, इतनी किसकी है? आलम की है। आगे बढ़ते हैं। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, ये प्रेमोन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदयत्व की प्रधानता थी। प्रेम के पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि रीति मतलब ये वाला जो प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे इसमें दो तीन कवि हैं, जैसे घनानंद हो गए, बोधा हो गए, इनको भी प्रेम के पीर के कवि में की कोटेशन आई है। ठीक है, अभी जब हम आगे इन कवियों को देखेंगे तो आपको वो पंक्तियां मिलेंगी। ठीक है, वो कोटेशन मिलेगा और आपसे इससे क्वेश्चन भी बनता है और उसमें ये ऑप्शन में जरूर रहेंगे आलम बोधा वो और धनानंद। ठीक है, तो उनमें से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके लिए बोला गया है क्योंकि एक जैसी पंक्तियां लगती हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि प्रेम के पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, तो ये इनके लिए कोटेशन है और ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना की होगा यहाँ पे। आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि नहीं होनी चाहिए। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। ये इनकी रचना है और ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट, ठीक है। जाथल कीने बिहार अनेकत साथल काकरी बैठी चुनो करे। आप जब बुक देखोगे तो नीचे और भी उनके रचना की पंक्तियां देखने को मिलेंगी, तो आप उसको भी देख लेना। ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो इसलिए मैंने इसको रखा था। ठीक है, बाकी यही दो आपसे अगर पूछी जाएगी तो ये दो पूछी जा सकती है, ये नहीं पूछी जाएगी क्योंकि जिस पंक्ति में कवि का अगर नाम आ जाता है तो उससे आप जान जाते हो कि किसकी पंक्ति है। तो इसमें आलम का नाम आया है आखिरी पंक्तियों में, तो मोस्टली ये नहीं पूछी जाती। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे गुरु गोविंद सिंह, इनकी रचना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए इनको भी हम देखते हुए चलेंगे। ये सिखों के महापराक्रमी 10वें और अंतिम गुरु थे, ये तो आपको पता होगा। इनका जन्म जन्म संवत 1723 में और परलोकवास 1765 में हुआ था। यद्यपि सब गुरुओं ने थोड़े बहुत पद भजन आदि बनाए थे, पर ये महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता थे और ग्रंथकार थे। इन्होंने हिंदी में कई अच्छे साहित्यिक ग्रंथों की रचना की, जिसमें
से कुछ के नाम ये है: सुनीति प्रकाश, सर्वलोक प्रकाश, प्रेम प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर और चंडी चरित। जिनमें से आपका चंडी चरित मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये चंडी चरित्र आपसे पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो गए। तो गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित्र। चंडी चरित्र की रचना पद्धति बड़ी और ओजस्वी है। ये प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखते थे। चंडी चरित्र की दुर्गा सप्तशी की कथा बड़ी सुंदर कविता में कही गई है। इसकी रचना ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इनकी जो रचना है बस वही आपके लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने इनको रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे श्रीधर या फिर मुरलीधर, दोनों इनका ही नाम है। ये प्रयाग के रहने वाले थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और बहुत सी फुटकल कविता बनाई। संगीत की पुस्तक नायिका भेद, जैन मुनियों के चरित्र, कृष्ण लीला के फुटकल पद्य, चरित्रकार इत्यादि इन्होंने के अतिरिक्त इन्होंने जंगनामा इम्पोर्टेंट रचना। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। जंगनामा इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रबंध काव्य लिखा जिसमें फर्रुखियत और जहांदार शाह के युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ काशी नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित भी हो चुका है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जंगनामा काशी नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित भी हो चुका है। इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चढ़ाई, राज समान समान आदि की कवि सरवैया में अच्छा वर्णन है। इनका कविता काल सन 1767 के आसपास माना जा सकता है। ठीक है। तो इनकी जो रचना है जंगनामा, ये इम्पोर्टेंट है और ये प्रबंध काव्य में है और ये काशी नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित भी हो चुका है और ये एक छोटी सी पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे लाल कवि, इनकी भी मोस्टली कविता इंपॉर्टेंट है और एक दो पॉइंट जो हमें मिलेंगे। इनका जैसे पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित था और ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले थे। तो जो ये चीज है, इनका पूरा नाम क्या था? गोरेलाल पुरोहित था। इसको आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि क्या था, बाकी मोस्टली पूछा तो नहीं जाता है। ठीक है। महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन सहित दोनों चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया है। इस पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 तक ही वृत्तांत आया है। इससे अनुमान होता है कि यह ग्रंथ अधूरा ही मिला है अथवा लाल कवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व ही हो गया था। जो कुछ हो, इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश बड़े महत्व की पुस्तक है। इम्पोर्टेंट, इनकी रचना भी इम्पोर्टेंट है, छत्र प्रकाश, और ये पूछा जाता है। ठीक है। तो छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। एक ही जैसी काफी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी जो साउंड जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा एक ही तरह की है, तो उसको आपको बार बार रिपीटेडली उसको पढ़ना पड़ेगा जिससे आपको सबकॉन्शियस में रहे कि नहीं ये इन्हीं की ही रचना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे रसनेरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका नाम पृथ्वी सिंह था। इनका नाम रसनिधि का असली नाम पृथ्वी सिंह था और ये दातिया के एक जमींदार थे। इनका संवत 1717 तक रहना पाया जाता है। ये अच्छे कवि थे। इन्होंने बिहारी सच्चाई के अनुकरण पर रतन हजारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना रतन हजारा पूछा जा सकता है, नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया था। पूछा ही जाता है, पूछा जा कह सकता है। ठीक है। कहीं कहीं तो बिहारी के वाक्य तक रख लिए गए हैं, तो आपसे ये भी एक वन लाइनर भी बन सकता है इससे कि किस कवि की रचना बिहारी सच्चाई के अनुकरण पर, सॉरी, बिहारी सच्चाई के अनुकरण पर कौन सी ग्रंथ बनाया गया है? तो रतन हजारा। अगर रतन हजारा ऑप्शन में रहेगा तो रतन हजारा आपको ऑप्शन में टिक करना है। और किसकी रचना है? रसनिधि की रचना है। ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी बहुत से दोहे बनाए जिनका संग्रह बाबू जगन्नाथ प्रसाद ने किया है। अनिल और मांझो का संग्रह भी खोज में मिला है। ये श्रृंगार रस के कवि थे। अपने दोहों में इन्होंने फारसी कविता के भाव रखने में चतुराई दिखाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। ठीक है। कुछ दोहे इनके ये उद्धृत मिलते हैं हमें। ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो रचना है वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रतन हजारा, और ये श्रृंगार रस के कवि थे और इनका पूरा नाम पृथ्वी सिंह था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे महाराज विश्वनाथ सिंह। कल ही हमने इनकी रचना के बारे में पढ़ा था, पर थोड़ा सा डिटेल देखने की जरूरत है जिससे हमें पता लगे। ठीक है। ये रीवा के बड़े ही विद्या रसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। आप संवत 1778 से लेकर 1797 तक रीवा की गद्दी पर रहे थे। इनके बारे में बताया जा रहा है। ये जैसे भक्त थे वैसे ही विद्यावासिनी तथा कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता थे। काव्य रचना में ये सिद्ध हस्त थे। ये
ठीक ही उनके नाम से प्रख्यात बहुत से ग्रंथ दूसरे कवियों के रचे हैं, पर इनकी रचना भी कम नहीं है। ठीक है, इनकी इतनी ढेर सारी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, परंतु जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमेशा से आनंद रघुनंदन नाटक ही है। ठीक है, और भारतेंद्र जी ने इस नाटक को सर्वोत्तम नाटक भी माना है हिंदी का, तो इसलिए ये और इम्पोर्टेंट रहता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि आनंद रघुनंदन नाटक किसका है, तो महाराज विश्वनाथ सिंह का। और आनंद रघुनंदन नाटक को हिंदी का सर्वोत्तम नाटक किसने माना था, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। ठीक है, या फिर महाराज विश्वनाथ सिंह का की रचना है, चार ऑप्शन दे देगा उसमें से आनंद रघुनंदन। तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी हम एक बार इसको देखते हुए चलते हैं। अष्टयाम आहनक आनंद रघुनंदन, उत्तम काव्य प्रकाश गीता रघुनंदन, रामायण गीता रघुनंदन प्रमाणिक, सर्व संग्रह कबीर बीजक की टीका, विनय पत्रिका की टीका, रामचंद्र की सवारी, भजन पदार्थ, धर्म विद्या, आनंद रामायण पर धर्म निर्णय, शांति शतक, वेदांत पंच शतिका, गीतावली पूर्वार्ध, धारू अष्टक, उत्तम नीति चंद्रिका, अबोध नीति पाखंड खंडिका, आदि मंगल, बसंत चौतसी, चौरासी, रामायणी काकरा शब्द, विश्व भोजन प्रसाद, ध्यान मंजरी, विश्वनाथ प्रकाश, परमत्व, संगीत रघुनंदन इत्यादि। ठीक है, तो मैंने इसीलिए सारी रखी थी कि क्योंकि शुक्ल बुक में इतनी ढेर सारी आपको देखने को मिलेंगी, इसी वजह से मैंने सारी रख दी थी। परंतु इम्पोर्टेंट आपकी सबसे ज्यादा आनंद रघुनंदन नाटक ही है। ठीक है, यद्यपि ये रामोपासक थे, पर कुल परंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत की बानी का भी आदर करते थे। कबीर दास के श्री धर्मदास का बांधा नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध था। ककाहारा शब्द रामायणी आदि उसी प्रभाव के द्योतक है जो हमने पीछे रचना देखी थी है। पर उनकी साहित्यिक रचना प्रधानता रामचरित संबंधी ही है। कबीर बीजक की टीका इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण राम की घटाई है। ब्रज भाषा में नाटक पहले पहले इन्होंने लिखा। इस दृष्टि में इनका आनंद रघुनंदन नाटक विशेष महत्व प्रस्तुत करता है। आनंद रघुनंदन ब्रज भाषा में लिखा हुआ नाटक है, ये भी आपको एक पॉइंट मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता है, पर संवाद सब ब्रज भाषा गद्य में है। अंग विधान और पात्र विधान भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिरस्मरणीय है। ये भी पूछा जाता है कि हिंदी का सर्वप्रथम नाटककार कौन है, तो विश्वनाथ सिंह है, महाराज विश्वनाथ सिंह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे श्री हरि जी, ये रचना इंपॉर्टेंट है। ये श्री हित हरिवंश जी के शिष्य परंपरा में बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ और कला कुशल कवि हो गए थे। इन्होंने संवत 1837 में राधा सुधा शतक बनाया, जिसमें 11 दोहे 103 कवित्व सवये थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना पूछी जाती है। ठीक है, छोड़ना नहीं है आपको। राधा सुधा शतक संवत 1837 में, जिसमें 11 दोहे और 103 कवित्व सवये हैं। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इसमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया। इनकी रचना में यमक अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्षा आदि बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा या वाक्य विन्यास में लचरपन नहीं आने पाया है। वास्तव में राधा सुधा शतक छोटा होने पर अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह नाटक अत्यंत प्रिय है। तो इनकी रचना राधा सुधा शतक संवत 1837 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे गुमान मिश्र, ये महुआ के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे। गोपाल गुमान ने पिता पिहानी के राजा अकबर अली खां के आश्रय में संवत 1800 में श्री हर्षकृत नैषधा काव्य का पद्यानुवाद नाना पद्यों में किया था। हर्षकृत नैषधा काव्य का अनुवाद इन्होंने किया था। ठीक है, यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध और प्रकाशित भी हो चुका था। इसके अतिरिक्त खोज में इनके दो ग्रंथ और मिले हैं, कृष्ण चंद्रिका और छंदा रवि पिंगल में। श्री कृष्ण चंद्रिका का निर्माण काल 1868 है। इनका कविता काल संवत 1800 से 1840 तक माना गया है। ठीक है, तो इन्होंने नैषधा काव्य का पद्यानुवाद छंदों में किया था, और कृष्ण चंद्रिका और छंदा भी इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि सारे कवि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जितने जितने मैंने हाईलाइट किए थे उन सबको मैंने रखा हुआ है। उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें मिलते हैं, और उनकी रचना तो इम्पोर्टेंट हो ही जाती है। और जो एक्स्ट्रा है उनकी हम सिर्फ रचनाओं को ही देखेंगे। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, क्योंकि उसी को फालतू लिख के रखने का क्या मतलब है।
अगर उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या फिर वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो ठीक है। किसी किसी की तो रचना भी नहीं मिलती है, कुछ फुटकल पद्य मिलते हैं, तो इस वजह से भी वो कवि रखे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सूदन। ये मथुरा के रहने वाले प्रमुख मातु चौबे थे। इनके पिता का नाम बसंत था। सूदन भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूजामल के यहाँ सूरजमल के यहाँ रहते थे। उन्हीं के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन इन्होंने सुजान चरित नामक प्रबंध काव्य में किया है। सुजान चरित इनका प्रबंध काव्य है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सुजान चरित ध्यान रखना है आपको। सुजान चरित किसका है? सुजान का। मुगल साम्राज्य के गिरे दिनों में भरतपुर के जाट राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा था, यह इतिहास में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सुजान चरित बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें संवत 1802 से लेकर 1810 तक की घटनाओं का वर्णन है। अतः इसकी समाप्ति 1810 के 10-15 वर्ष पीछे मानी जा सकती है। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1820 के आसपास माना जाता है। ग्रंथारंभ में 175 कवियों का नाम गिनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है आपको सुजान चरित के बारे में। सुजान चरित सूदन का की रचना है और प्रबंध काव्य रचना है, और इसमें स्टार्टिंग में 175 कवियों के नाम गिनाए गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे ब्रजवासी दास। ये वृंदावन के रहने वाले और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संवत 1827 में ब्रज विलास इंपॉर्टेंट ब्रज विलास नामक एक प्रबंध काव्य तुलसीदास के अनुकरण पर 2 चौपाइयों में बनाया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी विविध छंदों में किया था। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रज विलास ही है, जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस ग्रंथ में कथा भी सूर सागर क्रम में ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूर के शब्द और भाव भी चौपाइयों में रख दिए गए हैं। इस बात को ग्रंथकार ने स्वयं स्वीकार किया है, ये उसका प्रमाण है। ठीक है, इनकी रचना ब्रजविलास संवत 1827 में। ब्रजवासी दास, ब्रजवासी से आप कनेक्ट करके याद ब्रजवासी दास से कनेक्ट करके आप याद रख सकते हो ब्रजविलास संवत 1827। ठीक है, और ब्रजविलास इस ग्रंथ का कथा जैसे बताया गया सूर सागर के क्रम में ही ली गई है, और कुछ उनके शब्द भाव भी इन्होंने रखे हैं, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया है, ना कि छुपा के रख लिया है। ठीक है, तो या में कछुक बुद्धि नहीं मेरी उक्ति युक्ति सब सूरही के, तो सूरही मतलब सूरदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे कुमान। ये बंदीजन और चरखारी के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इनके बनाए ग्रंथों का पता लगता है, ये इतने ग्रंथों का पता लगता है। ठीक है, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया। अष्टयाम कई लोगों ने लिखी है, जैसा कि आपको पता होगा। अमर प्रकाश संवत 1836, अष्टयाम संवत 1852, लक्ष्मण शतक संवत 1855, हनुमान नक्षिक, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, नीति विधान, समर सहाय, युद्ध यात्रा के मुहूर्त आदि का विचार, नृसिंह चरित संवत 1879, नृसिंह पचीसी। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, जो रचे हाईलाइटेड है वो इम्पोर्टेंट है। अष्टयाम, लक्ष्मण शतक, हनुमान नक्षिक और नृसिंह चरित संवत 1879। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1830 से 1880 तक माना जा सकता है। लक्ष्मण शतक में लक्ष्मण और मेघनाद युद्ध बड़े फड़कते हुए शब्दों में कहा गया है। कुमान कविता में अपना उपनाम मान रखते थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, हाईलाइट नहीं किया मैंने, पर फिर भी इम्पोर्टेंट है कि कुमान कविता में अपना उपनाम क्या रखते थे? मान। तो कुमान मान आप ऐसे याद रख सकते हो उसको। ठीक है, तो आज हमने टोटल अपने इतने कवियों को देखा है, और मैं आपको बता देती हूँ, हमने वृंद को देख लिया है, आलम को देख लिया है, श्रीधर को देख लिया है, लाल कवि को देख लिया है, रश्मिदी, विश्वनाथ सिंह, श्रीहरि जी, गुमान मिश्र, सूदन, ब्रजवासी दास। ठीक है,
ओके, ठीक है। और हुमायूं, हमने इतने कवियों को आज देख लिया है अपनी क्लास में, ठीक है। टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आज हमने 11 कवियों को देख लिया है। और और जो इसमें से हाईलाइटेड है, जैसे घनानंद हो गए, और बोधा हो गए, मधुसूदन हो गए, ठाकुर हो गए और द्विजदेव हो गए। ये जो हमारे 5 कवि बचते हैं, ये थोड़े लेंदी हैं, जिनको हमको लाइन बाय लाइन देखना पड़ेगा, जिसमें से घनानंद, बोधा और ठाकुर, द्विजदेव, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। खासकर घनानंद, बोधा और द्विजदेव तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने इतने टोटल अपने 11 कवियों को देख लिया है, और जितने ये बाकी के कवि हैं, इनकी सिर्फ किसी किसी की रचनाएं मिलती है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उनको भी खत्म कर लेंगे। तो हमारी ये वाला प्रकरण, मतलब प्रकृति हिंदी इकाई के अन्य कवि, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अभी सबको रखती तो क्लास काफी लंबी हो जाती, इसी वजह से मैंने इतने ही कवियों को रखा है। धनानंद धनानंद बोधा और ठाकुर, मधुसूदन और द्विजदेव, इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और जितना भी मुझसे हो सका मैंने अच्छे से उसको समझाने की कोशिश की है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगी मुझे, वो इसमें रखने की कोशिश की है, और आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी क्लास। अगर अच्छी लगी होगी तो आप क्लास लाइक ज़रूर करिएगा, और यहाँ तक अगर आप आए हो तो आपको क्लास अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको अगर मिलेंगी तो आपको क्लास, आशा करती हूँ कि अच्छी ही लगेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और बाकी की जो क्लासेस है वो इसी प्लेलिस्ट में मैंने अपडेट कर दी है। और जब हमारी अगली नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगी तो हम रीतिकाल के भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हो तो क्लास करने का कोई मतलब है, मतलब क्वेश्चन को बनाना, उसके बाद उसको टाइप करना काफ़ी टाइम लगता है, तो इस वजह से आप ही के लिए अच्छी बात है। तो आप फीडबैक तो एटलीस्ट दे सकते हो कि क्या फीडबैक, आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे इस पेपर को ख़त्म करने के बाद ही, ठीक है। और आप पीवाईक्यू भी सॉल्व करके देखिए, क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है। बाकी बाकी अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस पर क्लास लाने की कोशिश करूँगी कि आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए, जो भी आपको लग रहा हो, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी आप आदिकाल और भक्तिकाल के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ, जिससे आप ही का फ़ायदा होगा। बाकी तो आप ही के लोग की मर्जी है, ठीक है। तो आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और इसी तरह जुड़े रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, एंड कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।